Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing very well। मैं आज आपके सामने इंडियन इकोनॉमी की एक और क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अपनी इंडियन इकोनॉमी में क्लास 6 रहने वाली है। इससे पहले अगर आपने जो 5 क्लासेस हो चुकी है वो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप प्लीज़ वो वॉच कीजिए, क्योंकि वो सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हाँ, थोड़ा क्वालिटी का इशू 1-2 क्लास में रह सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा फिजिकल क्लासेस लेने का बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत सारे आप जैसे एस्पिरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टीच करने के लिए आया हूँ। तो थोड़ा क्वालिटी वाला इशू उन क्लास में आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। प्लीज़ डू कोऑपरेट, अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेकिन स्टफ़ कंटेंट एग्ज़ाम से रेलेवेंट उन क्लासेस में बिल्कुल अच्छे से टू द पॉइंट दिया हुआ है। कुछ भी बेकार की बात नहीं होती अपनी क्लास में, बिल्कुल स्टडी से रेलेवेंट बातें ही हम करते हैं, टॉपिक पर रहते हैं। और देखिएगा, टैक्स सिस्टम इन इंडिया के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसी भी वजह से, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस अपडेट होती है, अपलोड होती है, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपकी स्टडी इस तरीके से चलेगी, मान लीजिए आपने कोई पेड कोर्स परचेज कर रखा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, जब हम इंडिया के बारे में बात करें, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। जब हम इंडिया के बारे में बात करें तो हमारे सामने एक पॉइंट निकल करके आता है, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट का मीनिंग क्या होता है? भला करने वाला देश। तो वेलफेयर का मीनिंग क्या हुआ? जिसमें सभी का भला होता है, जो सभी का भला चाहता है। अब वेलफेयर स्टेट कैसे कर सकता है? वेलफेयर का एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट जो है सभी को पैसा दे। गरीब है उसका भला तब होगा जब उसके पास 2 पैसे आएंगे। अब वो पैसे देने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट के पास कैसा आएगा? टैक्स से आएगा, टैक्स सिस्टम से आएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इंडिया में कर प्रणाली या टैक्स सिस्टम लागू करने का श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय जेम्स विल्सन नाम के एक व्यक्ति को जाता है, या कह लीजिए सीधे शब्दों में कि जेम्स विल्सन ने ही इंडिया के अंदर पर्सनल टैक्स को लागू किया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम वाले जुड़े रहें, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊँगा, क्योंकि आप थोड़ा करोगे तब जब सीखोगे। ओके, तो आर्टिकल 246 के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा आर्टिकल 246, अगर नहीं सुना है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्योंकि पॉलिटी जो हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें मैं ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको करवाने वाला हूँ, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है वो बताता हूँ। देखिए, डिवीजन ऑफ पावर्स, जो आर्टिकल 246 है वो डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बात करता है। और डिवीजन ऑफ पावर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, तो वो 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। 7वीं अनुसूची के अंदर ये बात मेंशन की हुई है। और 7वीं अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर कैसे है? उसके अंदर यूनियन लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ स्टेट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेट लिस्ट के साथ साथ आपको कॉन्करेंट लिस्ट भी देखने को मिलेगा। हिंदी के अंदर मैं अगर इन लिस्ट के नेम बताऊं आपको, तो यूनियन लिस्ट होता है केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। कॉन्करेंट का मीनिंग होता है समवर्ती, यानी जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून या कोई भी जो एक्टिविटी है, एक्ट है, वो बना सकते हैं। देखिएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं? 100 सब्जेक्ट्स, यानी ऐसे 100 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर केंद्र सरकार एक्सक्लूसिवली कोई भी कानून बना सकती है। अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं तो इसके अंदर
61 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिस पर राज्य सरकार एक्सक्लूसिवली कानून बना सकती है। एक्सक्लूसिवली नहीं, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, कहीं कहीं यूनियन गवर्नमेंट भी उसमें आती है, वो हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। और 47 सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इक्वली कानून को बना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता है, सभी के दिमाग में आता है कि ये टैक्स लगाता कौन है? केंद्र सरकार लगाएगा, राज्य सरकार लगाएगा, या कौन लगाएगा? टैक्स इज चार्ज्ड बाय, देखिएगा टैक्स जो है वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट भी लगाती है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा सिंपल, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या है? लोकल गवर्नमेंट के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, ये सब आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो आप याद रखिएगा, ये तीनों तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं वो टैक्स लगाने के लिए एम्पावर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनली। अभी एक पॉइंट ज़रूरी, और मैं पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंट से आप समझ लीजिए, इंसिडेंट अगर मैं बोलूँ, एक सिंपल सा वर्ड इंसिडेंट बोलूँ, सॉरी इंसिडेंस, नॉट इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करूं तो जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो इसका आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब टैक्स पे करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर टैक्स भर रहे हैं तब भी, यानी ITR भर रहे हैं तब भी, और नहीं भर रहे हैं तब भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के साथ साथ आपको आने वाले समय में जब जॉब मिलेगी, आप टैक्स रिटर्न करोगे तो इनका पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर टैक्स या कर लगाया जाता है, तो याद रखिएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है या जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है। और पॉइंट ऑफ पेमेंट भी होता है। पॉइंट ऑफ पेमेंट भी एक वर्ड, एक टर्म होता है। देखिएगा, इसका मीनिंग होगा जो व्यक्ति टैक्स देता है। क्या होगा? आप लिख लीजिए, जो व्यक्ति टैक्स देता है, जो व्यक्ति टैक्स देता है, और या फिर आप कह लीजिए टैक्स पेयर, इंडिविजुअल, टैक्स देने वाला व्यक्ति विशेष। तो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करने के बाद हम टैक्स सिस्टम इन इंडिया की हायरार्की क्या है, किस श्रृंखला में टैक्स लगता है। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या बोलते हैं? वित्त मंत्रालय बोलते हैं। वित्त मंत्रालय के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट है? वो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्सेस कलेक्शन करने का काम करता है। और इन टैक्सेस को कैसे कलेक्ट किया जाता है, इनके अंदर कौन कौन से टैक्सेस शामिल हैं, अभी हम ये सब करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए, अंत तक देखिए। आज आपको कितना सारा इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी होता है और हमें पता नहीं होता वो आपको मिलने वाला है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? वित्त मंत्रालय, जो लेखा जोखा देखने का काम करता है। और इसके नीचे क्या आता है? अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट आगे क्या करता है? 2 पॉइंट्स में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है CBDT और CBIC में डिवाइड कर देता है। देखिएगा, आप चार्ट बना लीजिए। CBDT। अब अगर हम CBDT
डी की बात करें तो क्या निकल कर आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे एक ये बोर्ड आता है, और ये बोर्ड करने का क्या काम करता है, केंद्र के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन का काम करता है। अब देखिए एक और डिपार्टमेंट है CBIC। क्या है? CBIC। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, B फॉर बोर्ड, I फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड C फॉर कस्टम ड्यूटी। ये ड्यूटीज़, ये टैक्सेस जो आज मैं करवाऊंगा शॉर्ट फॉर्म, आने वाली क्लासेस में मैं आपको बेहतरीन तरीके से और कंप्लीट फॉर्मेट के साथ करवाने वाला हूं। तो आप निश्चित रहिएगा कि ये आपको आज, क्योंकि एक क्लास में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आने वाले टर्म में जैसे मैं मैट, STT ये सब यहाँ करवाऊँगा, वो एक्सप्लेन करके चलूँगा आगे। तो एक फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, C फॉर सेंट्रल, B फॉर बोर्ड, D फॉर डायरेक्ट, T फॉर टैक्सेज। अगर उस साइड देखें तो CB तो वही है, सेंट्रल बोर्ड, I फॉर इनडायरेक्ट एंड C फॉर कस्टम। ओके, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम इनके अंदर टैक्सेस की बात करें तो कौन कौन से, जैसे नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज एन एग्जांपल हम थोड़ा समझने के लिए लिख लेते हैं। देखिए, इनकम टैक्स की मैं बात करूं, जो आयकर लगाया जाता है, उसके साथ साथ में जो कॉरपोरेट टैक्स होता है, यानी जो कंपनीज पर टैक्स लगाया जाता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है, उसके साथ साथ में STT के बारे में देखिएगा, सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करता है, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी लगता है, मैट। आप इस बात के बारे में टेंशन ना लें कि आप, जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कि ये क्या होते हैं, आने वाली क्लासेस में मैं सभी टैक्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन आपके सामने करने वाला हूँ। आगे हम अगर बात करें गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे, और इसमें कह लीजिए एट्सेट्रा। तो ये सारे अपने डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब उसके साथ साथ अगर हम बात करें GST की, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय, सर्विस टैक्स, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो मैं एक दो आपकी समझ के लिए एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे GST, उसके बाद में मैंने बोला कस्टम ड्यूटी, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस हैं जो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। उसके साथ साथ में जैसे सर्विस टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम सेवा कर बोलते हैं, सेवा कर बोलते हैं। उसके साथ साथ में वैट है और ऑक्ट्रॉय टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस एटसेट्रा मैंने लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सब हम इसमें करने वाले हैं। वैसे इसमें अगर आप लिखना चाहो तो सेल्स टैक्स भी लिख सकते हो। ये होता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट के बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। वैट को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट हरियाणा था। वैट को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट हरियाणा था। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें माइंड में रखना चाहिए, देखिएगा, मैं आपके सामने यहाँ पर बता देता हूँ। देखिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में हमने पीछे बात की, प्लस पॉइंट ऑफ पेमेंट के बारे में भी बात किया। अगर ये दोनों पॉइंट क्या हो, सेम हो, अगर दोनों पॉइंट सेम हो
तो क्या होगा, दोनों पॉइंट सेम होने की कंडीशन में ये डायरेक्ट टैक्स होगा। कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। अगर दोनों पॉइंट सेम नहीं है तो आपको पता लग गया होगा, आप देख लीजिएगा। अगर दोनों पॉइंट क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो ये क्या होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट ऑफ दिस इज नॉट इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंस। ओके, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ पेमेंट अगर दोनों इक्वल है, सेम है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। उसका काम कौन करेगा? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करेगा। और CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम, कब काम करेगा? जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पेमेंट दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसकी भूमिका सामने निकल करके आती है। अब मैं एक ज़रूरी पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर होता है। पहले तो ये बताइए, एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स लगाया जाता है या नहीं? आप में से कुछ बोल रहे होंगे कि लगाया जाता है, कुछ ये भी बोल रहे होंगे कि नहीं लगाया जाता, और कुछ को तो पता भी नहीं होगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स, पर्सनल टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया जा सकता है, और उस टैक्स को लगाने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल टैक्स लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एग्रीकल्चरल टैक्स लगा सकती है। तो बस आप इतना ध्यान में रखिएगा। और एक ज़रूरी पॉइंट जो था वैट के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम अलग अलग तरह के टैक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। अब देखिए, प्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या हो गया? जो आगे चले। यानी इसमें टैक्स क्या होगा? प्रोग्रेस करेगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर टैक्स कब जाएगा? जब लोगों के पास आय होगी, यानी इनकम अप होगी। इनकम क्या होगी? अप होगी, तो टैक्स भी क्या होगा? टैक्स भी अप होगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और इस तरीके का टैक्स कहाँ मिलता है? जैसे अपने देश में होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में मिलता है। विकासशील देशों के अंदर इस तरीके का टैक्स प्राय हमें देखने को मिल जाता है। अब इनकम हमारी अप हो और टैक्स डाउन हो जाए, तो वैसा टैक्स क्या कहलाएगा? प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट होगा रिग्रेसिव। तो आप देखिएगा, ये क्लासेस जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना, उसका अपोजिट। अगर आपको एग्जामिनेशन में इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है, तब आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। तो इसीलिए बोलता हूँ, आप जुड़े रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम अगर आपकी क्या रहेगी? अप होगी, और टैक्स आपका क्या रहेगा? डाउन रहेगा, यानी कम होगा, तो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और इस तरह का टैक्स, जैसे मैंने बताया, इसका अपोजिट रहेगा, यानी डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को हमें मिलेगा। डेवलप्ड कंट्रीज में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम एक और टैक्स की बात करते हैं, जिसको प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स बोला जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप ये टर्म करते हैं अनुपातिक, प्रोपोर्शन, जो अनुपात होता है। यानी अगर हमारा, अभी इसमें देखिएगा क्या है, अगर हमारा टैक्स हमारी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, तो हमारा टैक्स क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। तो मैं लिख रहा हूँ,
इनकम अपनी चाहे ऊपर जाए या वो इनकम चाहे नीचे आए तो टैक्स क्या रहेगा, टैक्स अनचेंज्ड रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या आएगा, इक्वल बर्डन आएगा। और इक्वल बर्डन यानी बोझ, एक समान बोझ किस पर पड़ेगा, रिच एंड पुअर दोनों पर पड़ेगा। चाहे अमीर हो या गरीब हो, इस तरीके के टैक्स का बोझ दोनों पर पड़ेगा। और ज़रूरी बात जो आप देखिएगा, नॉर्वे एक देश आप याद रखिएगा जिसके अंदर ये प्रोपोर्शनल टैक्स हमें देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद में होता है डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स देखिए क्या होता है, डिग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होगा, टैक्स एक लिमिट तक बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद वो स्थिर हो जाएगा। उसको बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव में ये था टैक्स बढ़ा, इनकम बढ़ी, टैक्स कम हुआ। और डिग्रेसिव में देखिए क्या है, इनकम आपकी बढ़ गई, टैक्स आपका बढ़ गया, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। आप अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी से आप मैचअप करके चलेंगे, इसलिए मैं कन्वेंशनल बोल को बहुत बेहतर मानता हूं, क्योंकि मुझे मेहनत कर रही है, और जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको टाइम मिल रहा है कि आप साथ साथ ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। देखिएगा, ये लिमिटेड है, एल अगर आप ठीक से लिखना चाहो या देखना चाहो तो लिमिटेड है, यानी इनकम अप, टैक्स अप, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। बाद में क्या रहेगा, बाद में स्थिर हो जाएगा, बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होगा, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, स्थिर हो जाएगा। तो इस तरीके के टैक्स को हम डिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ तो देखिएगा क्या है, अगर एक तरफ हम ले लें रिग्रेसिव टैक्स और प्लस कर दें इसको किससे, प्रोपोर्शनल टैक्स से, तो हमारे सामने रिजल्ट क्या निकल कर के आएगा, रिजल्ट ये निकल कर के आएगा। यानी रिग्रेसिव टैक्स प्लस प्रोपोर्शनल टैक्स मिलकर के डिग्रेसिव टैक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं वीडियो के बिगिनिंग में देखिए जैसे बात कर रहा था सरचार्ज के बारे में, एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ, तब तक हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है। देखिए, जैसे आपको पता लग रहा होगा, सरचार्ज यानी ऐसा चार्ज आप टैक्स समझ लीजिए, ऐसा टैक्स जो आपको टैक्स पर लगाया जाता है, यानी एडिशनल टैक्स होता है एक तरह का। सेस भी क्या होता है, एडिशनल टैक्स होता है। जैसे अभी हम डिटेल में करने वाले हैं, देखिए ज़रा, सरचार्ज क्या, सरचार्ज क्या होगा, सरचार्ज होगा टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि कर पर कर हम लगाएंगे। और ये कब लगेगा, ये मैं आपको जब आगे करवाऊंगा पॉइंट तब बताऊंगा, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिए, टैक्स ऑन टैक्स आफ्टर अ लिमिट ऑफ इनकम, एक इनकम के बाद। या इसको हम एडिशनल टैक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अतिरिक्त कर भी बोलते हैं, एडिशनल टैक्स भी बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सरचार्ज जो है वो एडिशनल टैक्स होता है। और ये जो
आफ्टर लिमिट ऑफ इनकम, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, यानी इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी उद्देश्य नहीं होता। बिना ऑब्जेक्ट के ही ये टैक्स अप्लाइड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेस की। सेस ये भी क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है आफ्टर ए लिमिट ऑफ इनकम। टैक्स ऑन टैक्स आफ्टर ए लिमिट ऑफ इनकम। आप नोट्स बनाते रहिए, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने क्लियर होने वाली है जो आज तक आपको पता नहीं थी। इसको भी क्या बोलते हैं हम? एडिशनल टैक्स का नाम दे देते हैं, यानी ये भी अतिरिक्त कर के अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या था, देखिएगा ज़रा इस पॉइंट को देखिएगा, ये विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव था और ये होगा विद ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे इन्वायरमेंटल सेस लगता है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सेस लगा सकती है, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ भी लिमिट ऑफ इनकम हम काउंट करके चलेंगे। अब हम बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस की, कि टैक्स को हम अवॉइड कैसे करें। इसके साथ साथ मैं आगे सारे आपके सामने पॉइंट करिए करूँगा, लेकिन देखिएगा टैक्स अवॉइडेंस को आप समझिए। दो तरह का होता है, एक तो होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। तो सबसे पहले हम टैक्स अवॉइडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब अवॉइडेंस समझिए क्या है, कि किस तरीके से हम टैक्स से बच सकते हैं। ये लीगल होता है। सबसे पहले तो बात अगर हम करें तो ये लीगल होता है, और इस तरह के डिडक्शन जो है वो सेक्शन 80C से सेक्शन 80U तक मेंशन्ड है, और वो किस में मेंशन्ड है वो भी मैं बताता हूँ। यानी लीगल होता है, सबसे ज़रूरी बात, कानूनी होता है। और ये मेंशन किस में है? मेंशन्ड यानी वर्णित है mention not in from section 80C to 80U, 80C to 80U, ठीक है। सेक्शन 80C से 80U तक ये मेंशन्ड है, और किस कानून के अंतर्गत आता है ये ज़रूरी पॉइंट है। अंडर जो 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंतर्गत ये सब आते हैं। ये सेक्शन कहाँ आते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपके लिए ताकि समझने में आसानी रहे। ये कहाँ आएंगे? अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ओके, 1961 में ये सब मेंशन्ड है। अब ये देखिएगा, ये ज़रूरी पॉइंट है और आपको पता भी होना चाहिए कि हम टैक्स बचा कैसे सकते हैं और कितनी लिमिट तक का बचा सकते हैं। अब ये जो टैक्स अवॉइडेंस है वो हम मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितना है? सबसे पहली बात देखिए, मैक्सिमम लिमिट ये है 1.5 लाख, 1.5 लाख तक हम इनकम टैक्स की बचत कैसे भी कर सकते हैं। और कहाँ हम पैसा लगाएं, कैसे हम पैसा लगाएं कि इनकम टैक्स की बचत हो, वो आप देखिए। मैं आपके सामने यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम अगर बात करें लाइफ इंश्योरेंस, ये लिस्ट चलती जाएगी, यानी जीवन बीमा हमने लगा लिया, जीवन बीमा के साथ LIC में हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस हमने ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस हमने ले लिया, कहीं पर हमने दान कर दिया यानी चैरिटी कर दिया, अगर हमने होम लोन पेमेंट कर दिया, जो होम लोन पे करते हैं ना उस पर भी ये अप्लाई किया जा सकता है। उसके साथ साथ में एजुकेशनल लोन की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लेते हैं? एजुकेशनल लोन की बात हम कर लेते हैं। यानी अगर आपने पढ़ने के लिए कोई लोन लिया हुआ है और उसका भुगतान आप कर रहे हैं
तब भी आपको इसके अंदर छूट मिलेगी, तब भी आपको इसके अंदर ये जो आपको छूट दी गई है वो मिलेगी। उसके साथ साथ में एक अपना सर्टिफिकेट होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है ये मैं आगे आपको बड़ा डिटेल में करवाने वाला हूँ, डोंट वरी। एक अपने सामने आता है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ओके, आई एम राइटिंग इन हिंदी, डोंट वरी। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, आने वाली क्लासेस में हम इस बारे में भी हम करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तब भी इसमें आपको छूट मिलेगी। एक होता है नेशनल पेंशन स्कीम, NPS, याद रखिएगा, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें आपने कर लिया। और सीनियर जो अपने सिटीजन्स होते हैं उनको भी ये रिबेट दिया जा सकता है, ये जो डिस्काउंट है वो दिया जा सकता है। दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं या वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आपको इसमें छूट मिलेगी। तो बस आप इसके साथ साथ ये लिस्ट और भी है, लेकिन मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट वंस हैं वो मैंने बता दिए। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप टैक्स लीगली कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक मैंने टैक्स अवॉइडेंस के साथ साथ बात की, टैक्स इवेजन। अब मैं आपको एक इंग्लिश का वर्ड बता देता हूँ, इवेड, EVADE, क्योंकि साथ साथ मैं आपको इंग्लिश भी करवा दिया करूँगा, आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका GS भी, आपका GK भी, अवेयरनेस भी आपकी बढ़े, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप जुड़े रहिए। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं जिसके अंदर हम बातें कम से कम और काम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो देखिएगा आगे हम टैक्स इवेड, यानी इवेड का मीनिंग होता है भागना। टैक्स का पैसा लेकर के इवेड कर जाना, उसको बोलते हैं इवेजन, यानी टैक्स का पैसा लेकर के भाग जाना। और टैक्स का पैसा लेकर के भाग कहाँ जाएगा? स्विस बैंक में जाएगा और वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर लेगा। तो टैक्स इवेजन को हम ब्लैक मनी बोलते हैं, जो कि इल्लीगल है। ओके, जो कि क्या है? इल्लीगल है। ये बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए टैक्स के बारे में, इल्लीगल मनी के बारे में बात की। मोदी जी ने भी क्या किया, इल्लीगल मनी को वापस लाने के लिए भरसक प्रयत्न किया और उन्होंने डीमोनेटाइजेशन भी किया। आपको याद होगा कब किया? डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन यानी कि जो करेंसी अभी प्रचलन में है, जो मनी अभी प्रचलन में है, उसको मोनेटाइजेशन करना, यानी उसको प्रचलन से हटा देना, प्रैक्टिस से बाहर कर देना, बाजार से बाहर कर देना, ये इंक्लूड होता है। ये 3 बार अपने इंडिया में हो चुका है, 3 टाइम्स, 1946, 1978 एंड 2016। ये तो अपने टाइम में हुआ है, हमें पता भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें TDS, एक तो हम पानी का TDS चेक करते हैं और एक इनकम का भी TDS चेक होता है। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी जिस सोर्स से हमें इनकम हो रही है वहीं कुछ अमाउंट टैक्स के तौर पर ले लेना। जहाँ से हमें इनकम हो रही है, आप ज़रा समझ लीजिए क्या है, यानी जहाँ से हमें पैसा मिल रहा है वहीं पर उस
टैक्स की जो अमाउंट है, कुछ अमाउंट को पर मंथ हम अपने अकाउंट में से डिडक्ट करवाते हैं, उसको TDS बोलते हैं। आपने सुना भी होगा। यानी जब टैक्स का रिटर्न भरते हैं, ITR हम फाइल करते हैं, तो ITR जब फाइल की जाती है और जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है उस टैक्स को उससे माइनस कर दिया जाता है। अगर हमारा निकल रहा है तो उसको इंटरेस्ट के साथ वापस पे कर दिया जाता है। देखिए, यानी TDS क्या है? TDS समझ गए? यानी जहाँ जिस सोर्स से हमें इनकम हो रही है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ से हमें सैलरी मिली, उस सैलरी में से ही कुछ पैसा टैक्स का पर मंथ कट गया। अब पर मंथ कटते कटते जब ITR फाइल करने की बारी आई, ITR समझिए क्या है? ITR का मीनिंग है इनकम टैक्स रिटर्न। जब इनकम टैक्स रिटर्न हमें फाइल करना है, भरना है, तो उस समय इसमें से क्या होगा? इसमें से हमारा TDS माइनस हो जाएगा। ठीक है, TDS क्या हो गया? माइनस हो गया। जो पैसा दिया हुआ वो भी तो काउंट होगा ना, वही तो अपना TDS है। अगर हमें सरप्लस मिल रहा है, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर TDS माइनस होने के बाद में हमारा पैसा निकल रहा है, हमारा क्या निकल रहा है? पैसा निकल रहा है, पैसा निकलता है गवर्नमेंट में से, ठीक है ना, क्योंकि TDS गवर्नमेंट को ही गया है। अगर हमारा पैसा किससे निकलता है? गवर्नमेंट से, तो हमें इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो वह इंटरेस्ट के यानी ब्याज के साथ गवर्नमेंट हमें वापस देगी, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। अब आप समझ गए क्या है? यानी आपका TDS कटने लगा। TDS आपका मान लीजिए कटते कटते उतना TDS हो गया है जितना आपका इनकम टैक्स नहीं बन रहा, क्योंकि इनकम टैक्स कब काउंट होगा? जो मैंने टैक्स अवॉइडेंस की टेक्निक्स बताई, किसी का मान लीजिए TDS जो है वो कितना कट गया है? 2 लाख। कितना? 2 लाख। एक सपोज कीजिए कि इतना TDS आपका कट गया, ये क्या हुआ? TDS हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और आप ITR भरने गए, ITR में आपका टैक्स बन रहा था कितना? 3,50,000। टैक्स कितना बन रहा था शुरू में? 3,50,000। एम राइट? 3,50,000 ये टैक्स बन रहा था। लेकिन जब ITR फाइनल किया तो आपने क्या कर दिया? टैक्स अवॉइडेंस अपनाया। आप CA के पास गए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। टैक्स अवॉइडेंस हुआ। टैक्स अवॉइडेंस यानी आपने 1,50,000 तो दे दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ? 3,50,000 के साथ बाद में आपको ITR कितना भरना पड़ा? ITR आपको 2 लाख ही अब देना पड़ा, क्योंकि आपका TDS उसमें प्लस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 0 0 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए अब आपको इनकम टैक्स जो है वो 3 लाख देना पड़ रहा है। कितना? 3 लाख। तो आपने टैक्स अवॉइडेंस कर दिया कितना? 1,50,000 का। और आपको अब टैक्स ITR में कितना फाइल करना है? 1,50,000 ही ITR में फाइल करना है। तब आपको बेनिफिट कितना हुआ? यहाँ पर देखिएगा, बेनिफिट आपको हुआ 50,000 का। यानी आपका जो अभी ये TDS है, आपको गवर्नमेंट क्या मिलेगी? आपका गवर्नमेंट में से निकल रहा है ना ये पैसा, तो आपको 50,000 रुपीज़ पर गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट लगा करके पैसा वापस करेगी। ओके, इसको बोलते हैं TDS। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अब अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे पास यहाँ स्पेस है, इरेज करने से पहले मैं आपको और करवाता हूँ। देखिए, लोफर कर्व। लोफर कर्व अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, हम अब वो करने वाले हैं। देखिए, लोफर कर्व USA के एक इकोनॉमिस्ट हुए, ऑर्थर लोफर। क्या? ऑर्थर लोफर, USA से हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए लोफर कर्व दिया किसने? ऑर्थर लोफर ने दिया। और ऑर्थर लोफर कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जनाब, ये अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट USA से बिलोंग करते थे। अब इसके अंदर उन्होंने क्या बताया वो ज़रा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ तक का अपने पास स्पेस है, देखिएगा।
मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ये हम ओ ओरिजिन ले लेते हैं। समझिएगा बहुत आसान है। एक तरफ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू। क्या ले लेता हूँ? टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू से मेरा मीनिंग हुआ सरकार को जो टैक्स से कमाई होती है। और एक तरफ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर ले लेता हूँ टैक्स रेट। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक तरफ मैंने ले लिया टैक्स रेट, थोड़ा ठीक लिखता हूँ, यहाँ देखिएगा, ये ले लिया मैंने रेट। रेट किसका लिया है? रेट टैक्स का लिया है। किस दर से टैक्स लगाया गया? अब मान लीजिए गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स लगाना स्टार्ट कर रही है। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और यहाँ टैक्स लगाते लगाते बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया। आप और मुझे टैक्स वो है बहुत ही ज़्यादा लगने लगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये पीक पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद टैक्स इवेजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट को इनकम सबसे ज़्यादा हो रही है, पीक पॉइंट तक पहुँच गए और उस पीक पॉइंट तक पहुँचने के बाद लोग टैक्स को बचाना, उससे भागना स्टार्ट कर देंगे, जिसको बोलेंगे टैक्स इवेजन। इस पेन से राइट कर देता हूँ, देखिए विजिबिलिटी सही रहेगा। टैक्स इवेजन यानी टैक्स से बच करके भागना। अब हमें ये क्या बताता है? लोफर कर्व हमें ये बताता है कि जैसे टैक्स ऊपर गया, हमारी गवर्नमेंट की भी इनकम ऊपर गई। देखिए दोबारा फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। टैक्स ऊपर गया, गवर्नमेंट की भी इनकम ऊपर गई, बढ़ गई दोनों की, लेकिन एक लिमिट के लिए यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जो ऊपर गया वो नीचे आएगा। और नीचे कब आएगा? ये लिमिटेड टाइम के बाद आएगा। ठीक है, इसको आप अगर यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहो तो समझ लीजिएगा, जैसे हम लिख रहे थे टैक्स अप, गवर्नमेंट इनकम भी अप। ओके, गवर्नमेंट इनकम भी क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी। क्या होगी? लिमिटेड टाइम। लिख रहा हूँ मैं, ये किसके लिए होगी? ये लिमिटेड टाइम के लिए ही ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आगे हम अब बात करेंगे कि इंडिया में जो टैक्स लगाया जाता है उसके अलग अलग स्लैब्स होते हैं। एक वर्ड तो ये याद रखिएगा, SLAB, स्लैब, यानी जो दरें, जिन दरों पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको स्लैब में हम काउंट कर लेते हैं। तो वो हम आगे अभी स्टडी करने वाले हैं। अब देखिएगा, एक सिंपल सा हमारे सामने क्वेश्चन आता है, कई बार स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी बात होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन का मीनिंग हो गया कि गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि जो सरकार है, टैक्स डिडक्शन कर लेती है अपने सैलरीड पीपल का, यानी सैलरीड पीपल है वो टैक्स भरेंगे और गवर्नमेंट जो है वो टैक्स डिडक्शन कर लेती है। ठीक है ना, यानी टैक्स में कटौती की जाती है, टैक्स डिडक्शन। अब देखिए मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ, आई थिंक अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? यानी गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के टैक्स को डिडक्शन करती है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा सैलरीड पीपल को या एम्प्लॉयज़ को दिया जाने वाला टैक्स डिडक्शन। ओके, कि गवर्नमेंट अपने सैलरीड पीपल को
जो टैक्स फाइल करने से पहले जो टैक्स डिडक्शन दिया जाता है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम बोला जाता है। इसके साथ साथ जैसे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे तो हमारा टैक्स ईयर क्या है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यानी कि ये कहाँ से है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के पीरियड को हम किस में काउंट करते हैं, टैक्स ईयर के अंदर काउंट किया जाता है। अब देखिए, जब भी हम टैक्स या ITR फाइल करते हैं तो वहाँ हम 2 तरह के मिलेंगे, एक तो प्रीवियस ईयर मिलेगा, एक असेसमेंट ईयर मिलेगा। तो आप यहीं से क्लियर कर सकते हो। देखिए, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यानी वो पहला साल जिसका टैक्स हमें देना होता है, जिस साल का टैक्स हमें देना होता है, जिस साल का टैक्स दिया जाता है उसको किस में काउंट करते हैं हम, प्रीवियस ईयर में हम काउंट करके चलते हैं, जिस साल का टैक्स दिया जाता है। उसके साथ साथ एक और आता है असेसमेंट ईयर। आप अपने नोट्स बनाते रहिए क्योंकि एक भी पॉइंट इररिलेवेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ईयर यानी जिस साल टैक्स दिया जाता है, जिस साल टैक्स दिया जाता है, जिस साल टैक्स दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था टैक्स स्लैब के बारे में, उसके पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे। वो आपको पता होना ज़रूरी है कि टैक्स स्लैब क्या होते हैं। अभी हम एक बार इस ईयर का डेटा लेकर के चलेंगे टैक्स स्लैब के। टैक्स स्लैब को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। अप टू 60 ईयर्स, 60 वर्षों तक के लोगों पर जो टैक्स लगाया जाता है। फ्रॉम 60 टू 80 ईयर्स, 60 से 80 वर्ष तक के लोगों पर जो टैक्स लगाया जाता है। एंड अबोव 60 ईयर्स, तो 3 स्तर में हम इसको लेकर के चलेंगे। देखिए, अप टू देखिए 60 साल तक, अप टू 60 ईयर, 60 सालों तक टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स कैसे चार्ज होगा, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अप टू 2.5 लाख यानी 2.5 लाख तक टैक्स कैसा रहेगा। अब हम 2.5 लेकर के चलेंगे, 2.5 का डिफरेंस लेकर के चलेंगे। देखिए, 2.5 टू 5 लाख पर टैक्स कैसे लगेगा, 5 लाख टू 7.5 लाख पर टैक्स कैसे लगेगा, 7.5 टू 10 लाख पर टैक्स कैसे लगेगा, 10 टू 12.5 लाख पर टैक्स कैसे लगेगा, और 12.5 टू 15 लाख पर टैक्स कैसे लगेगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है। एंड 50 लाख अबोव पर टैक्स कैसे लगेगा, 50 lakhs एंड अबोव पर टैक्स कैसे लगेगा। ओके, उसके बाद हम सरचार्ज की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हम जब टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, नो टैक्स, यहाँ पर क्या कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 टू 5 लाख तक एक 5% के रेट से क्या लगाएंगे, हम टैक्स लगाएंगे। और जब टैक्स लगना शुरू होगा, जब टैक्स लगना शुरू होगा तभी से ही हमारा क्या शुरू हो जाएगा, तभी से हमारा जो सेस है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैं यही लिख रहा हूँ, देखिए इंक चेंज कर देता हूँ, +4% सेस भी इसमें लगेगा।
अब आप देखिएगा गवर्नमेंट जो है वो 5 लाख तक क्या करती है, 5 लाख में गवर्नमेंट जो है टैक्स में रिबेट दे देती है, और वो रिबेट कितनी है यहाँ, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो रिबेट का मीनिंग कम कर देगी, उसको कम देना पड़ेगा। रिबेट कितना करेगी, ₹12,500। ठीक है, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 5 लाख तक गवर्नमेंट जो है 12,500 का रिबेट भी दे रही है, लेकिन ये दर पहले लगेगी, फिर सेस लगेगा, और रिबेट फिर उसमें से डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो 10% होगा। अब 5-5 के रेशियो से हम चलते जाते हैं। ठीक है, 5-5 के रेशियो से हम चलते जाएंगे। यहाँ 15% रहेगा, यहाँ 20% रहेगा। सेस तो लगता ही रहेगा, सेस इसमें काउंट करके आप चलिएगा, और यहाँ 30% का टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, प्लस 4% सेस पूरा लगता रहेगा। सेस टैक्स ऑन टैक्स है जिसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और सेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब गवर्नमेंट बहुत सारे जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान चला रही है, वो पैसा कहाँ से जुटा रही है, वो सेस से जुटा रही है। गवर्नमेंट अनाथ बच्चों को मतलब उसको पालने पोसने का, उसको पढ़ाने लिखाने का खर्च उठाती है, वो भी सेस में काउंट हो जाता है। सामाजिक भलाई का भी सेस लगाया जाए, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि सेस क्या होगा। ठीक है, अप टू, यहाँ से देख लीजिएगा, फिर मैं लिख रहा हूँ अप टू 50 लाख, 50 लाख तक नो सरचार्ज, यानी टैक्स ऑन टैक्स विदाउट एन ऑब्जेक्टिव क्या कहलाता है, वो सरचार्ज कहलाता है, और उसके बाद सरचार्ज स्टार्ट हो जाता है। अब आप बस समझ लीजिए कि 50 लाख तक तो कोई यानी हमें 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं देना, हमें सिर्फ टैक्स देना है। 50 लाख से अब 30% टैक्स रहेगा, प्लस 4% हमारा सेस रहेगा। ठीक है, तो टोटल टैक्स अब देखिए कैसे बना। टोटल टैक्स यानी सेस कैसे जुड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है। देखिए, मान लीजिए हमें टैक्स देना है, तो टैक्स के अंदर प्लस क्या आएगा, सरचार्ज। अगर सरचार्ज लग रहा है 50 लाख से ऊपर, और सरचार्ज जो है वो 50 लाख टू 1 करोड़ 10% है, 50 लाख टू 1 करोड़ 10% है, 1 लाख टू 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% है, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% है, एंड 5 करोड़ अबोव जो सरचार्ज है वो 37% है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। देखिएगा, टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा, और ये दोनों पहले प्लस होंगे, उसके बाद सेस लगेगा। बस इतना समझ लीजिएगा, टैक्स पर सरचार्ज अगर लग रहा है तो वो पहले काउंट होगा, फिर इस पर 4% क्या लगेगा, 4% सेस हम लगाएंगे, और ये टोटल टैक्स में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, टोटल टैक्स में काउंट होगा। ये बातें आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेस जो है वो सभी टैक्स पेयर के द्वारा जो सेस है वो पे किया जाता है। ओके, एम आई राइट। आगे फिर देखिए, 2 स्लैब और रहे 60 to 80 ईयर्स के लोगों के लिए वो अलग रहेगा, 80 ईयर्स एंड अबोव के लिए अलग रहेगा। तो टैक्स के बारे में जितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है इस एक क्लास के थ्रू। आने वाली क्लासेस में हम ये जैसे अपना जो मैंने बताया था आपको, STT, मैट, GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑक्ट्रॉय, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इन सब के बारे में डिटेल से बातें करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, टू द पॉइंट बातें रहेगा। तो आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्वालिटी वाले जो इश्यूज़ हैं उस पर मैं लगातार काम कर रहा हूं। आपको आने वाली वीडियोज़ में बेहतरीन क्वालिटीज़ मिलेगी। कंटेंट तो अपना बेहतरीन है ही, टू द पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।